वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस एपिसोड में हम अभिक्रिया के शेष प्रकारों के बारे में जानेंगे। आज दो अभिक्रिया के नाम ऊपर दिए गए हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके पहले हम अभिक्रिया के और भी कई प्रकारों को जाने थे। आज इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ऊष्मा का उत्पन्न होना, और ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि ऊष्मा को सोखना, ऊष्मा को लेना। तो अभिक्रिया में हम कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझने के लिए बात समझिए कि अभिक्रिया के बाद अगर गर्मी निकलती है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे, और जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन वियोजन दो तरह के रिएक्शन आपको पहले बताए गए। संयोजन का मतलब होता है दो अभिकारकों का जुटना, और वियोजन का मतलब होता है कि एक अभिकारक का टूटना और दो नए नए पदार्थों का बनना। वियोजन में हमने कहा था कि वियोजन अभिक्रिया को कराने के लिए कभी प्रकाश की, कभी विद्युत की, कभी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो जब ऊष्मा की जरूरत पड़ती है तो उस अभिक्रिया का नाम एक हमने बताया था ऊष्मीय वियोजन। तो समझिए कि ऊष्मीय वियोजन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब के सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल, ऊष्माक्षेपी नहीं ऊष्माशोषी के एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि वियोजन के लिए ऊष्मा लिया जा रहा है। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जहां पे ऊष्मा लिया जाएगा उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। दो एग्जांपल सामने नीचे आपके हैं कि CH4 ये मीथेन का सूत्र है। जब भी किसी भी चीज को जलाया जाए वहां एक अभिक्रिया होती है। ये आप जानते हैं कि जब भी उसके सभी अवस्थाओं में आकार, रंग, रूप में चेंज होते हुए नया पदार्थ बने तो ही अभिक्रिया कहते हैं। तो जब भी किसी भी चीज को जलाते हैं वो अभिक्रिया होती है, और जलाते हैं उस अभिक्रिया को हम आसानी से ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी नहीं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जलाने के बाद ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, और साथ ही ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं, तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसको गर्म कर रहे हैं तब ये और ये बन रहा है। ये एक नजर से देखा जाए तो ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन में ये ऊष्मीय वियोजन है, क्योंकि वियोजन क्यों है, क्योंकि ये टूट रहा है। ऊष्मीय वियोजन क्यों है, क्योंकि ऊष्मा के कारण टूट रहा है। और जब ऊष्मा के कारण टूट रहा है तो क्लियर इसमें ऊष्मा को लिया जा रहा है, और जब ऊष्मा को लिया जाएगा तो उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, और जब ऊष्मा निकलेगा उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहाँ कहाँ होती है? जहां भी कोई भी चीज अगर जलाया जाता है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। कोई भी चीज जल रहा है वो अभिक्रिया है, और उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसके अलावा भी कहीं कहीं होता है, उसको भी आप देखिए। किसी भी चीज का जैसे मेथेन जल रहा है, प्राकृतिक गैस जल रहा है, हमारे शरीर में खाना जो पाचन हो रहा है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। साथ ही जब वनस्पति कुछ खाद वगैरह बनाते हैं ना, कि घर के कूड़े कचरे को ले जाकर इकट्ठा करके हम उसको विघटित करा करके खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो वहां भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि वहां भी ऊष्मा का उत्पादन होता है, ऊष्मा बनता है। ठीक उसी तरीके से हमारी श्वसन क्रिया भी ऊष्माक्षेपी होती है। श्वसन के बाद जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके नाक से निकलता है वो गर्म निकलता है, आप ध्यान दीजिएगा उस पर। और श्वसन पाचन के बाद ही होता है। तो श्वसन अभिक्रिया भी है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि वो ऊष्मा का निर्माण करता है। शॉर्ट में समझिए कि ऊष्मा अभिक्रिया में उत्पन्न होता है तो ऊष्माक्षेपी कहेंगे, और जब अभिक्रिया में ऊष्मा लिया जाता है उसको ऊष्माशोषी कहेंगे। एग्जाम्पल देख के बताना है तो आप बहुत इजी में बता सकते हैं। कुछ तो डेली लाइफ में हो गया कि श्वसन, कंपोस्ट खाद का बनना, ये सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे अगर कहीं पे अभिक्रिया में अंत में लास्ट में अगर कह रहा है कि प्लस ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा प्लस हो रहा है, अगर यहाँ पे लिखा है कि प्लस ऊष्मा ऊर्जा या ऊष्मा लिखे, तो आप समझ जाइएगा कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा प्लस हो रहा है, ऊष्मा बन रहा है। अगर यहाँ पे लिख दिया कि माइनस ऊष्मा या माइनस ऊर्जा, तो समझिए कि इसमें ऊष्मा को लिया जा रहा है, तो इसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दोनों अभिक्रियाओं को लगभग आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैसेज कीजिएगा और फिर आपको यही चीज़ बताया जाए। अब अभिक्रिया के प्रकार के हम
अंतिम चरण की ओर है और हमारे सामने सबसे ऊपर लिखा गया है उपचयन और अपचयन। नाम लिखा गया है उपचयन या ऑक्सीकरण, इंग्लिश है ऑक्सीडेशन, अपचयन या अवकरण, इंग्लिश है रिडक्शन। इन दोनों को एक साथ समझना बहुत ही अच्छा रहेगा और समझ में आएगा। आप पूरे बोर्ड को मत देखिए, बोर्ड पे काफी चीजों को लिख दिया गया है आपके आसानी के लिए ही, लेकिन जहां पे उंगली जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। एक उपचयन या ऑक्सीकरण, दोनों नाम एक ही है। उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, इंग्लिश उसका ऑक्सीडेशन होता है। अपचयन को अवकरण कहते हैं, इंग्लिश उसका रिडक्शन होता है। इस दोनों को हम अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। उपचयन ऑक्सीकरण का टेबल हम इधर बना रहे हैं और अपचयन या अवकरण का टेबल हम इधर बना रहे हैं। थोड़ा सा इसको और बांट दिया जाए। इसमें उपचयन या ऑक्सीकरण का डिफिनीशन हम आपको बता रहे हैं। यहां पे लिखा गया है कि ऑक्सीजन का संयोग हो या जुटे या वृद्धि हो, बात एक ही है। संयोग समझ में नहीं आ रहा तो समझिए कि जुटना, नहीं समझ में आ रहा तो समझिए कि वृद्धि। यहां पे है कि हाइड्रोजन का वियोग, टूटना या कमी, ये दोनों कहानियां एक ही जगह पे हो रही है। कहां पे? ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण का आपको डिफिनीशन देना हो तो कैसे देंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और आसान भाषा में चलिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन हटे, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। कह सकते हैं आप हिंदी में। ठीक इसी का उल्टा ये है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग था, इसमें ऑक्सीजन का वियोग है। उसमें जुट रहा था, इसमें टूट रहा है, वृद्धि है, कमी है। हाइड्रोजन का भी वही हाल है। हाइड्रोजन इसमें वियोग था, संयोग है, टूटना था, जुटना है, कमी है, वृद्धि है। उसी का ठीक उल्टा। उसमें क्या बोले थे कि ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो तो उसे उपचयन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें आप क्या कहिएगा कि हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का वियोग हो, उसे अवकरण कहेंगे या अपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन जुटे और हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन टूटे, उसे अपचयन कहेंगे। हाइड्रोजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, उसे उपचयन कहेंगे। एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल बहुत से आपको नेट पे, बुक में, सब जगह मिल जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल है जिसको आप इजी वे में समझिए। जुटना, कहा गया कि ऑक्सीजन जुटे तो भी उपचयन होगा, हाइड्रोजन टूटे तो भी उपचयन। यहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट गया है। ऑक्सीजन जुट गया है। यहां पे ऑक्सीजन क्या हुआ? जुट गया है। इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। यहां पे उपचयन हो रहा है। उपचयन हो क्या रहा है? सी का, किसका? कार्बन का उपचयन। इसमें लिख सकते हैं सल्फर का उपचयन, लिखा सकता है। अब कहा गया है कि हाइड्रोजन का टूटना, उसका भी आपको एग्जांपल दे दिया गया है। यहां पे लिखा गया H2S और Cl2 जुट रहा है, तो H और Cl एक साथ आ गया है। H भागा ना, किसमें से भागा? इसी H2S में से। H2S में से हाइड्रोजन भाग गया है, तो हम कह सकते हैं कि H2S का उपचयन। हाइड्रोजन भाग रहा है इसमें से, देख रहे हैं ना, सल्फर के पास से हाइड्रोजन निकल के भाग गया है। इसमें से NH3 में से हाइड्रोजन निकल गया है, तो वहां पे ऑक्सीजन जुट रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन टूट रहा है। तो हाइड्रोजन टूटे तो भी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुटे तो भी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं अवकरण या अपचयन में। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हाइड्रोजन का संयोग जुटना या वृद्धि या ऑक्सीजन का वियोग टूटना या कमी। तो हाइड्रोजन को पहले जुटना देखिए। हाइड्रोजन जुटा है, हाइड्रोजन जुटा है। ऑक्सीजन को हटने को भी हम अवकरण कहते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए CuO था, यहाँ पे अकेले Cu हो गया, ऑक्सीजन भाग गया। यहाँ पे ZNO था, यहां से ऑक्सीजन भाग गया, कहां चला गया? C के पास। इसमें कहां चला गया? O के पास। तो इसको O चला गया H2 के पास, तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो जगह से हटा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ऑक्सीजन हटे तो भी अपचयन और हाइड्रोजन जुटे तो भी अपचयन। अपचयन इसमें पूछा जाए कि अपचयन किसका हो रहा है, तो आप लिखेंगे कि Cl2 का अपचयन हो रहा है, क्योंकि Cl2 के साथ आके हाइड्रोजन जुटा है। इसमें पूछा जाए तो क्या लिखिएगा कि I2 का अपचयन हो रहा है। इसमें पूछा जाए कि अपचयन किसका हो रहा है, तो आप कहेंगे CuO का, CuO का, क्योंकि ऑक्सीजन भाग कहां से रहा है? CuO के पास से। और इसमें किसका अपचयन हो रहा है? ZnO का। आप अपचयन और उपचयन बहुत इजी में बता सकते हैं। आप इसको थोड़ी सी हम और आगे बढ़ेंगे, हम रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे। अभी हम पढ़े थे उपचयन
या ऑक्सीकरण, अपचयन या अवकरण, दोनों का एग्जाम्पल आपके सामने सेम वही लिखा गया है। आप इसको एक नजर फिर से देख लीजिए। अभी हम दो नए वर्ड आपके सामने लिख रहे हैं, उपचायक या ऑक्सीकारक, अपचायक या अवकारक। डिफिनेशन देना बहुत ही आसान है कि वे तत्व या यौगिक जो उपचयन कराते हैं उसे उपचायक कहते हैं, वे तत्व या यौगिक जो अपचयन कराते हैं उसे अपचायक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक कहना है तो ऑक्सीकारक भी कह सकते हैं, जो ऑक्सीकरण कराते हैं उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, जो अवकरण कराते हैं उसको अवकारक कहते हैं। समझने के लिए समझिए, आपको बात बताया गया उपचयन में कि ऑक्सीजन जुटे तो भी ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन हटे तो भी ऑक्सीकरण। तो जुटने वाला आदमी तो खुद ही जाके जुट जाता है, जुटने वाला आदमी खुद ही कारण बन जाता है। वो कराने के लिए ऑक्सीजन गया है जाके जुट गया है, ऑक्सीजन गया है जाके जुट गया है, यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ के लिए अगर कहा जाए कि इसमें उपचायक कौन है, कौन कराया है, तो ऑक्सीजन ही कराया है। इसमें कौन कराया, ऑक्सीजन ही कराया है। तो ऑक्सीजन एक बहुत बेहतर उपचायक होता है, हमने आपको बता दिया। हटने वाला खुद से नहीं हटता है, हटने वाला अगर कोई बुलाएगा तब न हो जाएगा, वहां से हटने को अपने मन से नहीं हटेगा। यहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के पास H है, हमने क्या कहा, हाइड्रोजन हटेगा तो उसको ऑक्सीकरण हम कहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन अपने आप से भागेगा नहीं। जब उसकी मित्रता वहां सही है तो वहां से भागने का नाम नहीं लेगा। भगाने के लिए दूसरा कोई आ रहा है, बुलाने के लिए आओ भाई तुम हमारे पास, तो कौन आ रहा है, Cl2, वहां से हटाने का काम कौन कर रहा है, बुलाने का काम कौन कर रहा है, Cl2, इसलिए Cl2 भी ऑक्सीकारक है। यहां पे कौन करा रहा है, यहां पे हाइड्रोजन को कौन हटा रहा है, O2, तो O2 भी फिर से ऑक्सीकारक है। यहां पे उसी तरीके से I2 भी है, CuO भी है और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, CO। काफी एग्जांपल देखिएगा। जो हटने वाला, जिसको जुटना है वो खुद ऑक्सीकारक हो जाएगा। जुटने वाला खुद होता है कारण, हटने वाला खुद कारण नहीं होता है। कौन, जुटने वाला ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। अगर कोई हटा रहा है, कौन हटा रहा है उसको देख लीजिए। अगर हाइड्रोजन का कमी हो रहा है तो उसमें आपको ये देखना है कि किसके कारण कमी हुआ, वही उपचायक होगा। अपचायक की बात करें तो अपचायक का सीरीज ये है, इसको समझिए। उपचयन का डेफिनेशन बताया गया था कि ऑक्सीजन जुटे तो अपचयन, हाइड्रोजन जुटे तो अपचयन, ऑक्सीजन हटे तो अपचयन। तो हाइड्रोजन जुट रहा है तो खुद ही कारण है, खुद जाके जुट रहा है, दूसरे किसी का मतलब नहीं है इसमें। तो हाइड्रोजन जुटा तो इसका अवकरण हुआ। तो इसके लिए अगर कहा जाए कि अवकारक कौन है तो हाइड्रोजन है, अवकारक कौन है तो हाइड्रोजन है, तो ये अवकारक में आता है। यहां पे क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, हटा कौन रहा है, बुला कौन रहा है, H2 अवकारक है। यहां पे भी ऑक्सीजन हट रहा है लेकिन हटा कौन रहा है, C, कार्बन, तो कार्बन भी अवकारक है। उसी तरीके से सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब के सब अवकारक होते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब कि जो तत्व या यौगिक ऑक्सीकरण की क्रिया कराता है ऑक्सीकारक कहते हैं, जो तत्व या यौगिक अवकरण की अभिक्रिया कराता है उसे अवकारक कहते हैं। उपचायक या ऑक्सीकारक एक ही चीज है, अपचायक या अवकारक एक ही चीज है। आज के लिए बस इतना ही, हम ब्रेक करते हैं क्लास को। इसमें जो चीज समझ में नहीं आए आप हमको बताइए, वीडियो को देखिए और जरूर देखिए, और कमेंट में अपने शिकायत सुझाव को जरूर बताइए कि कहाँ आपको परेशानी आ रही है, क्या आपको समझ में नहीं आ रही है।